दोस्तों, हम हाजिर हैं एक बार फिर न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और हमारी नजर लगातार बनी हुई है जो इस्राइल के हमले के बाद से जो हालात बने हैं और जिस तरह से ईरान ने यह कहा है कि इस्राइल ने ईरान के सॉवरेनिटी पर हमला करके ईरान के अंदर हमला करके एक बहुत बड़ा जुर्म किया है और इस जुर्म का उसे हिसाब देना होगा, उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। मैं क्यों इस बात को रिपीट कर रहा हूं? दरअसल मामला यह है कि ईरान ने जो भी अब तक हमले किए हैं और इस्राइल में तबाही मचाई है, चाहे तेल अवीव हो, चाहे हाइफा हो, चाहे यरूशलेम हो, चाहे बैतुल मक़दस के आसपास के मकबूजा इलाकों हो, वहां पर जो ईरान ने अपने हमले से तबाही मचाई है। ईरान का अब यह कहना है कि अभी तक तो हमने सिर्फ जवाबी हमला किया है, लेकिन यह हमला और तेज होगा और उस लेवल तक जाएगा कि जहां पर अब हम सजा देंगे। ये बड़ी बात है, उनका कहना है कि अब सजा देंगे। लेकिन अब मामला यह है कि ईरान और इस्राइल के बीच के मामले में एक और चेहरा, एक और मुल्क जिसका किरदार अब बड़ा होता नजर आ रहा है, वो चेहरा और वो मुल्क है अमेरिका और वो है डोनाल्ड ट्रंप। तो सवाल अब यह पैदा होता है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने G7 की मीटिंग को जल्दी में छोड़कर वो वापस अमेरिका आए थे, तो उसके बाद से बहुत तरह की कयास आराइयों ने जन्म ले लिया है, बहुत तरह के सवालों ने जन्म ले लिया है कि क्या वाकई अब ये कॉन्फ्लिक्ट ईरान और इस्राइल के बीच का एक बहुत बड़े और कई यानी कि काफी खतरनाक युद्ध तक पहुंच जाएंगे? क्या ये पूरे खित्ते को डिस्टर्ब कर देगा? ऐसे कई सवाल, उसके जवाब के लिए हमारे साथ आज फिर मौजूद है हमारे सीनियर, हमारे साथी अभय जी। अभय जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। और सबसे पहले अभय जी, चूंकि आज हमारा ये दूसरा ही एपिसोड है, पहले एपिसोड में हमने जो प्रोग्राम किया, जो सवालात रखे, जो जिस मुद्दों को जिक्र किया, हमें अपने दर्शकों से, अपने नाजरीन से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। कई नाजरीन ने अपने कमेंट्स लिखे हैं और हम तो आप ये भी आपको ये बताने जा रहे हैं कि हमारी कोशिश अब ये होगी कि हम आपके जो कमेंट्स हैं, जो आपके सवालात हैं, उनको भी हम अपनी इस बातचीत का हिस्सा बनाएंगे। उस पर भी हम आपके सवालों का जवाब अपने साथी से लेने की कोशिश करेंगे, हमारे सीनियर सहयोगी से। तो अभय जी, मेरा सवाल अब यहां पर यह होगा कि ईरान ने लगभग जो कहते हैं ना कि 10वां बैच ऑफ या बराज ऑफ जो मिसाइल्स दागे हैं इसराइल के ऊपर। पहले तो आप ये बताएं कि इससे किस तरह की तबाही ईरान कर पाया है, इसराइल को किस तरह का एहसास दिला पाया है, या कितना हद तक वो करारा जवाब माना जाएगा? देखिए, करारा जवाब तो बिल्कुल साफ है, क्योंकि इसराइल की पूरी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो था उसका आयरन डोम। उसको भेदने में कामयाबी पाई है ईरान ने जी। और ये सही है कि उसने बहुत सारे मिसाइल दागे उसके ऊपर, लेकिन जो डिफेंस मैकेनिज्म यूज होने वाली आर्टिलरी है जी, वो कहा जा रहा है कि वो कम पड़ रही है अब धीरे धीरे। एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया जा रहा है कि आखिर इसराइल की भी एक लिमिटेशन है, आखिर वो कितने हमलों को झेल सकता है जी। और एक बार अगर वो आपका डिफेंस सिस्टम उसको पेनिट्रेट कर गई मिसाइल्स ईरान की, तो फिर इसमें कोई बहुत अंदाजा लगाने वाली बात नहीं कि डैमेज कितना हुआ। डैमेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जैसे दोनों के स्ट्रेटजिक जो डिफेंस सिस्टम है, और उसमें जैसे इसराइल है वो डिपेंड करती है फाइटर जेट्स के ऊपर जी, हमले के लिए जी, और डिफेंस के लिए आयरन डोम और उसके जो सब्सिडरी यूनिट्स हैं उसके ऊपर। उसी तरीके से ईरान का पूरा अटैक जो है वो मिसाइल बेस्ड है। अगर आप देखें कि जो फाइटर जेट्स हैं वो भी 400 प्लस में है ईरान के पास, लेकिन एक्सपर्टीज इस मामले में जी इसराइल की थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि अमेरिका के साथ मिलकर उनका कोलैबोरेशन है और उसमें उनको एक एडवांटेज उनको हासिल है। लेकिन जो मिसाइल्स हैं ईरान की, उसमें उस पूरे खित्ते में पहली बार आप देखिए हाइपरसोनिक मिसाइल्स का यूज हुआ है जी। उसने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है इसराइल को। तो उत्तर से दक्षिण हमने पहले एपिसोड में भी बात की थी कि इसराइल का शायद ही कोई ऐसा इलाका है जी जो ईरान की मिसाइलों की मार से बच पाया है। बिल्कुल, खासतौर से जो उत्तरी इसराइल का इलाका है वो तो बहुत हद तक ईरानी मिसाइल हमले के जद में है। और बातें यहां तक भी आ रही, कल भी हमने थोड़ा जिक्र किया था कि जो आयरन डोम है जिस पर इसराइल को काफी फख्र था और होना भी चाहिए, चूंकि माजी में हमने देखा था कि आयरन डोम ने पूरे इसराइल के लिए एक सुरक्षा कवच का काम किया था। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया है कि जो आयरन डोम है उसके तहत जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, वो मिसाइल अपना रास्ता भटक रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं। और कई बार यह भी देखा गया, तस्वीरों में सामने आई कि वो मिसाइल जो है खुद ही इस्राएली शहर के ही अंदर गिर गए। अब मेरा सवाल आपसे यह होगा, आपने कहा कि 2 पॉइंट है, एक इसराइल के पास जो है डिफेंस की सलाहियत, जिसमें उसके फाइटर जेट्स हैं, जिसमें F-35 जैसे फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा उसकी सलाहियत यह है कि अपने आप का बचाव कैसे करे, आयरन डोम और दूसरे जो और मैकेनिज्म उसके जरिए से। लेकिन इन दोनों में कुछ शिगाफ पड़ता नजर आ रहा है। आप देखिए कि अभी ईरान की तरफ से दावा किया गया है, ईरानी फौज की तरफ से दावा किया गया है कि
हमने 5वां F-35 फाइटर जेट मार गिराया है। ये एक दावा है, मैं इसकी यहां पर सच्चाई की बात अभी नहीं कर सकता कि हाँ ये वाकई पूरी तरह से सच है या नहीं है, लेकिन इसके इनकार पे भी कोई बहुत ठोस दलील नहीं आई है। तो एक तो ये यहां पर कमजोर होता थोड़ा नजर आ रहा है कि, और दूसरा इसलिए भी कि इजराइल के पास फ्यूल को लेकर के थोड़ी एक चैलेंजेस बन गए थे, थोड़ी चुनौतियां आ गई थी, इसलिए हमने ये भी जाना कि अमेरिका की तरफ से कुछ एयर फ्यूलिंग 4-5 टैंकर्स आए हैं। अब आपसे मैं जानना चाहता हूं कि इस मौजू पर जरा आप हमें और रोशनी डालें, अपने दर्शकों को बताएं, नाज़रीन को बताएं कि यहां पर किस तरह से इजराइल के लिए चुनौती बन गई है। विशाल, देखिए, एक तो ये समझने वाली बात है कि अब वो दौर नहीं है जब टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज किसी एक कंट्री को इतनी ज्यादा होती थी कि अगर वो हमलावर हो गया तो अपोजिट पार्टी का ही डैमेज केवल ज्यादा होता था। तो अब वो हालात अब दुनिया भर में नहीं है, सबके एक्सेस में है, सबके पास एडवांस फाइटर जेट्स हैं और उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डिफेंस उसको लेके उसकी बहुत मजबूत हो गई है जी। तो इन हालात में आप ये नहीं अब उम्मीद कर सकते कि इसराइल हमले पर हमले करेगा और वो उसके फाइटर जेट जब चाहेंगे जाकर वो मार करके चले आएंगे। 6 डेज अरब वार की बात करें उसमें, तो उस समय अमेरिका के फाइटर जेट्स होते थे इसराइल के पास और बहुत कम ऊंचाई पर उड़कर जाकर उन्होंने अपने सारे एडजॉइनिंग जो एडवर्सरीज कंट्रीज थी उन पे उन्होंने हमला बोल दिया था। अब वो हालात नहीं है, तो अब ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है कि किसके कितने जेट्स गिर गए जी। ये इंडिया पाकिस्तान के जो पिछले हफ्ते मई में जो एक सिचुएशन बन गई थी जी। उसमें भी आपने देखा कि यही बात हुई थी कि अब मसला ये नहीं है कि किसने किसके कितने फाइटर जेट्स को मार गिराया, ऑब्जेक्टिव क्या आप अचीव कर रहे हैं, अचीव कर पाए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए दूसरे पहलू पे बात करते हैं। दूसरा पहलू था कि ईरान का एक तो था कि अटैकिंग पावर, उस पर हमने बात कर ली थोड़ी। अब इसराइल का, माफ कीजिएगा, इसराइल का अटैकिंग पावर। अब हम ये बात करना चाहेंगे कि इसराइल का जो डिफेंसिव पावर है उसमें आप क्या देख पा रहे हैं, किस हद तक वो डिफेंस पावर को भेद पाया है ईरान, किस हद तक डिफेंसिव पावर को ईरान कमजोर कर पाया है। क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में जो बिल्कुल अक्लेम्ड और अप्रूव्ड मीडिया संस्थान है, प्लेटफॉर्म से, उन्होंने ये दावा किया है कि इजराइल का जो डिफेंस पावर है यानी कि आयरन डोम वो डिसक्रीट हो गया है, वो जो है कहीं ना कहीं वो डिसमेंटल हो गया है। देखिए, आपने दो जो वार लाइक सिचुएशन, और ये तो ओपन वार है, इसको आप कंसीडर करें। एक जब हमास ने हमला किया था, ठीक है, तो उस समय दुनिया ने पहली बार देखा था आयरन डोम को ऑन कैमरा काम करते हुए। तो ऐसा लगा जैसे, चूंकि उन्होंने ज्यादातर ड्रोन से हमले किए थे और ड्रोन की छोटे रॉकेट्स थे, हाँ, तो उनकी स्पीड उतनी नहीं थी और वो वैसे नहीं थे जो उनकी रडार से छुप पाते हों। आयरन डोम क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें वो रडार भी है और अटैकिंग मिसाइल्स भी इनके पास होती हैं, जो पहले वो डिटेक्ट करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है और फिर उसके बाद ये ऑटोमेटिक मिसाइल्स रिलीज होती हैं और जाकर दुश्मन की तरफ से आने वाले ड्रोन और मिसाइल को हवा में ही उसको तबाह कर देती है। लेकिन इस बार जो हाइपरसोनिक की बात की जा रही है, जो जैसा मैंने पहले भी कहा कि पहली बार इस पूरे इलाके में जो उसका इस्तेमाल हुआ है, हाइपरसोनिक के साथ क्या है कि उनकी हाइट उतनी ज्यादा नहीं होती कि रडार उसको पकड़ पाए और इनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। हाइपरसोनिक की स्पीड 5 मार्क से ज्यादा होती है। वैसे में उसको पहले तो डिटेक्ट करना है कि एक मिसाइल आ रही है हमारी तरफ, उसकी पोजीशन को एसरटेन करना और फिर उसके ऊपर अटैक करके उसको खत्म करना। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है और उसमें बहुत हद तक कामयाबी मिली है इसराइल को। लेकिन सवाल यह है कि कोई ऐसा नहीं कि 2, 4, 5 मिसाइलें मारी जाती हैं जो लड़ाइयां होती हैं, तो तस्वीरें भी अभी भी हमारे बैकग्राउंड में हैं और एक्चुअल सीन्स भी हम देख चुके हैं, रियल टाइम पिक्चर्स भी हमने देखी कि मिसाइलें कितनी आती हैं एक के बाद एक ईरान की तरफ से। बिल्कुल, वैसे में अगर 10% कि बराज ऑफ मिसाइल्स, यस ऑफ कोर्स बराज ऑफ मिसाइल्स, तो उसमें अगर 10% भी भेद कर निकल जाती हैं, और इनफैक्ट जो एक असेसमेंट है कि 10% जो मिसाइल है ईरान की वो आयरन डोम को क्रॉस करके अपने टारगेट पर जा पहुंची हैं। तो जहां अगर 400-500 मिसाइलें मारी जा रही हैं, उसमें से 30-40 मिसाइलें भी अगर आयरन डोम के डिफेंस सिस्टम को क्रॉस करते हुए, भेदते हुए अगर पहुंच जाती हैं टारगेट पर, तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। और आपने देखा भी होगा कि दूर की बात छोड़े, तेल अवीव में ही जो नुकसान हुआ है इसराइल का, पहले जो फॉरेन मीडिया वहां पर, वर्ल्ड मीडिया थी वहां पर, उसने तस्वीरें उसकी जारी की, बाद में इसराइल ने उस पर बैन कर दिया तो वो तस्वीरें आनी बंद हो गई हैं। लेकिन इनिशियल 2 डेज में ही जो डैमेज था इसराइल का, वो साफ पता चल गया था। और यही बात खमेनी बोल रहे हैं कि अगर अमेरिका मुझको चुनौती देता रहेगा
तो कुछ ऐसा ही डैमेज हम अमेरिका का करेंगे। अब उनका बिल्कुल। अब इसी मुद्दे पर आते हैं। जैसे हमने बात की कि ईरान के हमलों के जवाब में इसराइल का डिफेंस सिस्टम, उसके दो पहलू हैं। एक तो इसराइल का अपना अटैकिंग पावर, दूसरा इसराइल का अपना डिफेंस सिस्टम। लेकिन डिफेंस सिर्फ टेक्नोलॉजी की तक नहीं है, डिफेंस है कई उसके दोस्त मुल्कों का भी, और उसके दोस्त मुल्कों में नाम सुपर पावर मुल्क का भी आता है, जिसको हम दुनिया सुपर पावर के नाम से जानती है। उसमें ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, उसमें कनाडा भी है, और उसमें टर्की भी, नाटो का अगर जिक्र तो टर्की भी। हालांकि टर्की के जो सदर है रजब तैयब एर्दोगान, उनका स्टेटमेंट जो इस ईरान के कहीं ना कहीं एक तरह से बचाव में देखा जा रहा है। लेकिन मैं अब बात कर रहा हूं सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट किसी मिसाइल से कम नहीं है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या वो मिसाइल अपना निशाना, अपना हदफ कभी कभी चूक भी जा रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप आज क्या कह रहे हैं, कल क्या कहेंगे? डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ अब तक कहा है, G7 से बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में वहां से चले आते हैं लौट करके, और जो स्टेटमेंट देते हैं कि ईरान को पूरी तरह से समर्पण करना होगा और तेहरान वैकेट कीजिए, तेहरान को खाली कर दीजिए। जवाब में खामनेई कहते हैं कि हम मौत से नहीं डरने वाले, हम धमकियों से नहीं डरने वाले। आप धमकी उन्हें दें जो धमकियों से डरते हैं, हम धमकी से डरने वाले नहीं। लेकिन अगर अमेरिका किसी भी तरह से हम पर अटैक की कोशिश करता है तो हम अमेरिका को जबरदस्त डैमेज पहुंचाएंगे। ये डैमेज क्या है, ये संभावित या ये आशंकित डैमेज क्या है अभय जी? हाँ विशाल, आपने एक बहुत अच्छा जुमले का इस्तेमाल किया, कहा कि वो जो बोलते हैं एक मिसाइल की तरह। जी ट्रम्प जी, मैं कहूंगा वो मिसगाइडेड मिसाइल की तरह बोलते हैं। खुद भी कहते हैं कि आज उन्होंने ईरान को लेकर एक स्टेटमेंट दिया है कि मुझको खुद नहीं पता मैं क्या करने वाला हूं। जी वो दरअसल ये कह के वो एक प्रेशर ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं ईरान के ऊपर कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं जी। और चूंकि ये तो ओपन वार हो ही रही है, वार लाइक सिचुएशन नहीं है। इसराइल ने हमला किया, ईरान ने रिटेलिएट किया, और इसराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है। तो अभी फिलहाल सिचुएशन ये है कि बार बार ये जब लड़ाई शुरू हुई थी, इसराइल ने जब हमला किया उसके पहले भी ट्रंप ने यही कहा था कि अगर न्यूक्लियर डील पर साइन नहीं होता है, ईरान उनके टर्म एंड कंडीशन के मुताबिक उसके ऊपर साइन नहीं करता है, तो इसको बहुत बुरा परिणाम उसको झेलना पड़ेगा जी ईरान को जी। तो ये बोलते रहे, और अभी जहां पर जिस मोड़ पर लड़ाई पहुंची है वहां ईरान कहीं से कमजोर नहीं पड़ रहा है। इसीलिए ट्रंप और भी बड़े बड़े जो है वो स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं वहां से। पहले उन्होंने बोला कि खामेनेई को हमने लोकेट कर लिया है, लेकिन उनको हम अभी जब चाहे एलिमिनेट नहीं करना चाहते हैं। जब चाहे मार सकते हैं, बिल्कुल ऐसा स्टेटमेंट था। वो स्टेटमेंट ऐसा था कि उनको एलिमिनेट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये था कि हमारे टारगेट पर हैं और हम चाहें तो उनको हमें पता है कि वो कहां छिपे हैं। ये उनके एग्जैक्टली जी। अब अभी वो बोल रहे हैं कि मुझको नहीं पता है कि मैं आगे क्या करने वाला हूं। अब इसमें जो मैं कह रहा था कि मिसगाइडेड मिसाइल की तरह वो बोलते हैं कभी कुछ, तो इसमें भी दो बातें छुपी हुई हैं। एक तो ये कि क्या सचमुच वो इसराइल के साथ अब शामिल हो जाएंगे, क्योंकि यहां से फर्दर और एस्केलेट करता है और कंटिन्यू करता है, अगर बिल्कुल ये लड़ाई होती है तो जाहिर सी बात है कि एक कंक्लूजन पर लाने के लिए जो इसराइल के पक्ष में हो उसके लिए अमेरिका को इसके बीच में कूदना पड़ेगा जी। और दूसरी बात यह कि अगेन ऐसा बोलकर वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ईरान के ऊपर, और जो स्टैंड खामेनेई ने ले रखा है, पूरे ईरान ने ले रखा है, उसमें आप ईरान से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि इस स्टेटमेंट के सामने वो आके कहे कि ठीक है मैं तैयार हूं, या ईरान तैयार है आपके साथ एग्रीमेंट करने के लिए, इसराइल के साथ पीस डील साइन करने के लिए, और फिर उसी तरीके से ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो था, जो 2018 में जिससे निकल गए थे ट्रम्प, एटॉमिक जो उनका एग्रीमेंट है न्यूक्लियर एग्रीमेंट को लेके, तो उसके लिए ईरान खुलकर सामने आकर नहीं कहेगा। तो बहुत लाजमी है कि खामेनेई और ईरान ये बोलेंगे कि अगर अमेरिका ने जरूरत की ईरान के ऊपर सीधे तौर पर हमला करने की, तो उसको ये डैमेज झेलना पड़ेगा, और ये किस फॉर्म में आएगा ये अभी साफ नहीं है। इनका कहने का मतलब क्या है जी? तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका मतलब है कि एक कहीं ना कहीं अभी भी एक संशय, एक आशंका, एक अजीब सा मतलब एक ये दौर बना हुआ है कि भाई बादल छटेंगे या बादल और काले गहरे हो जाएंगे। अब सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि जिस तरह से खामेनेई यानी कि अली खामेनेई जो है, जो अभी वहां के रूहानी लीडर हैं, उनका ये स्टेटमेंट है कि हम नहीं डरने वाले, हम आत्मसमर्पण नहीं करने वाले। हम जो ईरान नेशन है, आप ईरान की हिस्ट्री को पढ़िए, आप ईरानियन हिस्ट्री का मुताला कीजिए, हमने कभी अपने घूंटे नहीं टेके। हम तो हुसैनी हैं, हम तो हुसैन के राह पर चलने वाले हैं, जिन हुसैन ने सच्चाई के हक में अपनी जान दे दी थी, अपनी कुर्बानी दे दी थी, तो हम तो उनके पैरोकार हैं, हम तो उनके उस कदम पर कदम मिलाकर चलने वाले लोग हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं अभय जी कि ये क्या खामेनेई का ये कहीं ना कहीं एक तरह से अपनी फौज का, अपने नेशन का, अपनी कौम का एक मोराल बूस्ट करने वाला स्टेटमेंट है, या वाकई ये अमेरिका के लिए एक चैलेंज भी है?
देखिए, मोराल तो बूस्ट ऑलरेडी है ईरान का। अगर मोराल बूस्टेड नहीं होता तो शायद उस तरीके से खुलकर वो रिटेलिएट नहीं कर पाते। वो इस तरीके से काम करते जहां वो एक डिफेंसिव मोड में होते और बार बार मैसेज भेजते अमेरिका को कि चलो कहीं बात करते हैं हम लोग और एक पीस डील हम कर लेते हैं इसमें। जी। तो ऐसा कोई इंडिकेशन ईरान की तरफ से दिया नहीं गया और खामेनेई की तरफ से। और अभी आप ये देखिए कि जो लड़ाई शुरू हुई है पिछले 6 दिन से जी, उसमें ये पहला स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट और पहला स्टेटमेंट खामेनेई का आया है। वो तब आया है जब अमेरिका बार बार इस बात की चेतावनी दे रहा और धमकी दे रहा था कि हम आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, तेहरान से लोग खाली कर दें, मटियामेट कर सकते हैं जी। और खामेनेई का ये कहना और जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ये बताता है कि खामेनेई का गुस्सा अमेरिका को लेकर अभी का नहीं है। अगर पर्सनली देखें तो वो तो 70 साल से अमेरिका के इस एग्रेशन को देख रहे हैं। जब पहली बार 1953 में डेमोक्रेटिकली एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को अमेरिका ने, CIA ने कू करके उसको हटा दिया था और शाह मोहम्मद पहलवी को वहां की सत्ता सौंप दी थी जी। तो इनकी नाराजगी तो 70 साल पुरानी है जी। तो जाहिर सी बात है कि ट्रंप अगर थ्रेट कर रहे हैं ईरान को तो ये स्टेटमेंट आना ही था ईरान की तरफ से। और मुझको इसमें कोई दो राय नहीं लगती कि अगर यूएसए अमेरिका ट्रंप के लीडरशिप में अगर ईरान के ऊपर सीधा अटैक करता है तो वहां भी ईरान दबेगा नहीं, वहां भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन होगी। एक बड़ी बात आपसे कहने जा रहे हैं, जो खामनेई के स्टेटमेंट की बड़ी बात बता रहे हैं, खुद उनके अपने ये ट्विटर हैंडल पे बात सामने आई है कि द ईरानियन नेशन आल्सो फर्मली स्टैंड्स अगेंस्ट एनी इम्पोज्ड पीस, यानी पीस हम पर कोई मुसल्लत नहीं कर सकता, हम पर कोई थोप नहीं सकता, वो उसके लिए हमें राजी होना जरूरी है। एट द सेम टाइम वो कह रहे हैं कि द ईरानियन नेशन विल स्टैंड फर्मली अगेंस्ट एनी इम्पोज्ड वॉर just as it always has। उनका ये कहना है कि war will meet war, bombing will meet bombing and strike will meet strike। दूसरी एक और बात अब मैं देख रहा हूं अभी काफी हैंडल्स का और काफी जो इसमें वेरीफाइड हैंडल्स हैं ईरानी फौज के हवाले से, अमित जी, इसमें एक बात सामने ये आ रही है कि आज की रात बहुत भारी पड़ने वाली है इस्राइल पर और एक ऐसा कुछ होगा जो दुनिया याद रखेगी। ये मैं ताजा जानकारी आप कितना कुछ इसमें और ऐड कर सकते हैं? इसके साथ एक और बात निकलकर सामने आ रही है कि शायद ओमान की तरफ एक डेलीगेशन जा रहा है ईरान का और वहां पर बात भी हो सकती है जी। ठीक है हाँ। तो लेकिन अब इन दोनों को पहले जैसी सिचुएशन होती तो हम लोग ये मानकर चलते कि दोनों एक दूसरे पर प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन देखिए जब चूंकि समय का मैं थोड़ा सा मैं आपको रोक करके माफ कीजिएगा, एक ईरान मिलिट्री कमेंट्री है, ये वेरीफाइड है, उसके तरफ से ये एक बात सामने ये आज लिखी जा रही है कि देयर इज अ सरप्राइज टुनाइट दैट द वर्ल्ड विल रिमेंबर फॉर मेनी सेंचुरीज। एक और इसी तरह का एक हैंडल है जो तेहरान से है, उसमें ये लिखा जा रहा है कि अ बिग सरप्राइज इज रेडी टुनाइट दैट विल शेक द वर्ल्ड, और उसमें एक बहुत ही ताकतवर मिसाइल की एक तस्वीर लगी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, एक इस पर छोटा सा आप रिमार्क दे दीजिए, फिर इस पर अगले एपिसोड में जरूर चर्चा करेंगे कि क्या हुआ, रात कितनी भारी पड़ी। देखिए, अब रात भारी पड़ी, जिस तरीके से ये स्टेटमेंट आ रहा है ईरान की तरफ से, अब सीधे सीधे ऐसी सिचुएशन आती है तो आप केवल वर्ड्स पे नहीं जाते हैं, उसमें आप ये भी देखते हैं कि क्या इसके पीछे कोई छुपा हुआ संदेश है। हो सकता है जिस तरीके की लड़ाई चल रही है ईरान ने कोई ऐसी तैयारी कर रखी हो कि वो सरप्राइज कर दे, क्योंकि अभी तक उसने सरप्राइज किया है। लेकिन जो मैं कह रहा था कि ओमान में भी इसके साथ साथ चर्चा हो रही कि कहीं बातचीत की टेबल पर बैठे तो उसके पहले एक बहुत बड़ा प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स भी है, हो सकती है। ये प्रेशर टैक्टिक्स अमेरिका की तरफ से भी है जो हम समझ रहे हैं कि हो सकती है, ये प्रेशर टैक्टिक्स ईरान की तरफ से जो हम समझ रहे हो सकती है। अंत में यही कहना है, काश कुछ ऐसा ही हो कि दुनिया में अमन और शांति बनी रहे। बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का, आप अपने कमेंट्स, आप अपनी राय हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म न्यूज़ 18 JKLH पर और न्यूज़ 18 उर्दू पर जरूर लेकर के शेयर कर सकते हैं। हमें इसका इंतजार रहेगा और आप तैयार रहिएगा हमारे अगले एपिसोड के लिए। तब तक के लिए हमें और अभय जी को दीजिए बहुत इजाजत। आपका शुक्रिया।